दोस्तों सर्दियों की रात थी 3 जनवरी 2020। 3 जनवरी 2020 बगदाद एक काफिला जाता है, उसके बीच में एसयूवी, और उस एसयूवी को ट्रैक कर रहे हैं यूएस इंटेलिजेंस वाले। यूएस इंटेलिजेंस का एक ड्रोन हजारों फुट हवा में उड़ रहा है जो इस गाड़ी को ट्रैक कर रहा है, और उसका कंट्रोलर, उसका पायलट जो कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, उसको आदेश मिलता है गो हॉट। वो बटन दबाता है, यूएस का ड्रोन एक हेलफायर मिसाइल मारता है और उस एसयूवी में जाके वो मिसाइल गिरती है। बाद में पता लगता है उस गाड़ी के अंदर कासिम सुलेमानी था। कासिम सुलेमानी दोस्तों कुद्स फोर्स का, आईआरजीसी का एक बहुत अहम मेंबर, कुद्स फोर्स का हेड। ये कुद्स फोर्स करती क्या है? कुद्स फोर्स का जनरली काम है फॉरेन इंटेलिजेंस गैदर करना, और खास तौर से किस एंगल से गैदर करना दोस्तों? हमास, हिजबुल्ला, हूथी, कताइब हिजबुल्ला, इन सब का जो मेंटोर है, जो ट्रेनर है, जो फंड करता है, जो इंटेलिजेंस देता है, जो रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन करता है, हर किस्म की चीज करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है कुद्स फोर्स। जब कासिम सुलेमानी को मारा तो ऐसा लगा कि ईरान को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। वो ऑर्डर किसने दिया था दोस्तों? वो ऑर्डर पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था जब पहली बार वो राष्ट्रपति बने। जैसा मैंने बोला, ये वाकया है रात के 1 बजे का, 3 जनवरी 2020। तब से ईरान का एक थ्रेट है कि हम बदला लेंगे, हम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं छोड़ेंगे, हम बदला लेंगे। इसने कासिम सुलेमानी को मारा है, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी वेल प्रोटेक्टेड, सीक्रेट सर्विस का उसको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन है। तो किसी का ये सोचना कि साहब ट्रंप को ऐसे ही आप चलते फिरते मार सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, लेकिन हां, एनी यूएस प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट इज प्रोटेक्टेड वेरी वेल। बहुत अच्छी तरीके से उनको सुरक्षा दी जाती। अच्छा, अब फिर यही चीज हुई 28 फरवरी को। 28 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर सुप्रीम लीडर अली खमेनेई को उड़ा दिया और काफी सारे सीनियर लोगों को उड़ा दिया। अभी फिर उसके पीछे पड़ गए। ये जो पूरा सीज फायर का मामला हुआ था दोस्तों, जेनेवा में सीज फायर हुआ, और वहां पे अमेरिकन भी पहुंचे, वहां पे ईरानी भी पहुंचे, कतरी थे, हु वाज द होस्ट, क्योंकि जिस होटल में वो सीज फायर का पूरे मामला, वो पूरी बातचीत हुई थी जिस होटल में, दैट होटल वाज ओन्ड बाय द कतरीज। अब ये सब हो गया। अचानक सीज फायर चल रहा है, सब कुछ ठीक है। अचानक इजराइल फोन उठा के खबर देता है अमेरिकन को, यानी कि इजरायली इंटेलिजेंस मोसाद सीआईए को कॉल करके ये बात बताता है कि आपके राष्ट्रपति की जान खतरे में है। योर प्रेसिडेंट्स लाइफ इज इन डेंजर, द इरानियंस वांट टू किल डोनाल्ड ट्रंप। अब अमेरिकन की दोस्तों घंटी बजती है, वो कहते हैं ये क्या हो गया? तो 2-3 वाकये ऐसे हो गए जो प्रूव करते हैं कि अमेरिकन ने सीरियसली ले लिया जो इजरायलियों ने बताया था उनको। जाहिर सी बात है, अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ थ्रेट है, एनीबडी विल टेक इट सीरियसली, स्पेशली व्हेन इट कम्स फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ अ वेरी क्लोज फ्रेंड। जब आपका बहुत निकटतम मित्र आपको यह बताता है कि भाई आपकी जान को खतरा है, तो देन यू टेक इट सीरियसली। तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो एयरफोर्स 1 है, जो कतर ने एयरक्राफ्ट दिया था, उसमें न ट्रैवल करके पुराने एयरफोर्स 1 में डोनाल्ड ट्रंप ट्रैवल करते हैं। फिर मैं बात कर रहा हूं जब वो टर्की से गए थे, अंकारा से गए थे ना, नेटो के समिट में आए थे, तो ही बोर्डेड अ डिफरेंट प्लेन, ही बोर्डेड एन ओल्डर प्लेन एंड देन ही वेंट इन दैट प्लेन। तो कुछ समझाने की कोशिश करी कि नहीं ऐसा जो है ना, वो एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू है और ये है वो है। असली में बात लोग कहते हैं, लोगों का यह मानना है कि असली बात ये थ्रेट थी। अच्छा दोस्तों, ईरानियों ने भी कई बार ये थ्रेट दी है, और इजराइल ने जो बात बोली वो यही बोली कि थ्रेट है। अब किसी ने थ्रेट दी तो थ्रेट है ना, कोई मंसूबा बनाएगा, प्लानिंग करेगा तो थ्रेट होगी। तो बता दिया उन लोगों ने कि भाई ये ऐसा है। तो अब बीच में यहां पे फ्यूनरल चल रही है, खमेनेई की फ्यूनरल चल रही है, और लाखों दर लाखों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, और वहां पे बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, वी विल किल ट्रंप। बड़े बड़े पोस्टर, शहर दर शहर, वी विल किल ट्रंप। और ट्रंप के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ लोगों के अंदर जो गुस्सा है, जो गम है, वो सामने आता है, और लोग शपथ लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रंप को खत्म कर देंगे।
a death threat against a sitting US president. इजरायलियों ने भी बोला, ईरानियों ने भी बोला। इजरायली बेसिकली क्या है कि ईरानियों ने बोला हम मार देंगे, इजरायलियों ने बोला कि ये कह रहे हैं मार देंगे। अच्छा, अमेरिका में क्या हुआ कि अमेरिका इतना फ्रैक्चर्ड और डिवाइडेड है कि जब इजरायलीज ने बताया तो ठीक है, जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है वो तो मोशन में आ गई, जाहिर सी बात है, वो मोशन में आ गई और उसने बोला कि नहीं साहब, हमें प्रेसिडेंट को अपने बचाना है, किसी भी हालत में किसी भी सूरत में खरोच नहीं आनी चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को, तो लिहाजा हम ऐसा करेंगे, जहाज बदलेंगे, यहां से ले जाएंगे, ऑल ऑफ दैट। वो तो एक बात हो गई। दूसरी तरफ कुछ सेक्शंस ऑफ द अमेरिकन इंटेलिजेंस हैं, उनका यह मानना है कि नहीं यार, ऐसा कुछ है नहीं कि नेतन्याहू जानबूझ के डोनाल्ड ट्रंप को इनसिक्योर कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इनसिक्योर होंगे तो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे अच्छा बेटा तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो करते हैं इनके ऊपर बमबारी। यह भी एक पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिका में, और यह बड़ा सॉलिड पॉइंट ऑफ व्यू है कि इजराइल इंटेलिजेंस को शायद मैनिपुलेट करता है अमेरिकन से वो करवाने के लिए जो कि इजराइल चाहता है। इजराइल का कहना हम इतने से देश हैं यार, छोटे से देश, नक्शे में ढूंढोगे तो बहुत मेहनत करके हम मिलते हैं, आपको आसानी से इजराइल नहीं मिल जाता, इतना सा है, बिल्कुल इतना सा छोटा सा। हम ऐसे मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं अमेरिका दुनिया के सुपर पावर को? लेकिन अमेरिकन मानते हैं कि इजरायली मैनिपुलेट करते हैं। तो दोस्तों, जब ये सब बातें हुई तो फिर उसके बाद जैसा मैंने बताया कि एक गुट ऐसा है इंटेलिजेंस कम्युनिटी का जो ये कहता है कि नहीं साहब, ये जो इजरायलीज है ना, हम इन पे 100% भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा कहता है कि भरोसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, अगर कल कुछ हो गया। देखिए ना, बात यह है कि फाइनली इट इज द ब्यूरोक्रेसी दैट इज टेकिंग कॉल्स, और हर एक फोर्स के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ब्यूरोक्रेसी होती है। एंड द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ एनी ब्यूरोक्रेट अक्रॉस द वर्ल्ड इज टू सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ, कि भाई मेरे ऊपर बात नहीं आनी चाहिए। तो लोगों ने बोला कि ठीक है, मेजर्स को और एक्टिव करवाओ, मेजर्स को आप और एक्टिव करवाओ, और इस तरीके से एक्टिव करवाओ कि साहब वहां पे अगर कल कुछ होता भी है तो हम ये कह सकते हैं कि हां, इजरायलीज ने हमें बताया था और हमने इसका ये करा, हमने एक्शन ले लिया। अच्छा, इसके बीच में क्या होता है दोस्तों कि ईरान 3 जहाजों पर हमला करता है ओमानी वाटर्स में। आपको पता है उसमें से एक कतर का जहाज होता है। अमेरिका कहता है कि ये क्या बात है यार, ये तो तुम लोग गलत कर रहे हो, ये वादा खिलाफी है, और भी कई अपशब्द इस्तेमाल करता है डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों के लिए, जो मैं यहां पे रिपीट नहीं करूंगा। वो बड़े सारे अपशब्द इस्तेमाल करता है डोनाल्ड ट्रंप और कहता है कि ये बुरे लोग हैं, ये गंदे लोग हैं, और एटसेट्रा एटसेट्रा, कई ऐसी चीजें जो एक अभद्र भाषा, जिसको हिंदी में कहते हैं बैड लैंग्वेज, जो कि एक प्रेसिडेंट को यूज नहीं करनी चाहिए। आम आदमी यूज करे, समझ में आता है, किसी देश के राष्ट्रपति को ऐसी जबान किसी के लिए इस्तेमाल करने का हक नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी कुछ बोल दें। लेकिन वो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया। अच्छा, हुआ ये यहां पे कि अमेरिका ने फिर हमला किया, फिर ईरान ने किया, फिर अमेरिका ने करा, फिर ईरान ने किया। देखिए, 1-2 बातें हैं दोस्तों, और ये पूरा कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए कि मौत की धमकी, ये सब। अब दोस्तों देखिए, IRGC का नाम हम सुनते चले आ रहे हैं, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। ये जो पूरा मामला आज की तारीख में चल रहा है, उसको समझने के लिए मैं ले जाना चाहता हूं आपको 1979। थोड़ा सा इतिहास हम लोग रिविजिट करते हैं, तब आपको समझ में आएगा, आपके दिमाग में वो जो कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट एकदम क्लियर हो जाएगा आपके दिमाग में। जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में आया तो उस वक्त जो शाह थे उनको भगा दिया और वो भाग गए, फिर यूरोप गए, अमेरिका सेटल हो गए, जहां पे भी गए वो। यहां पे जो खुमैनी था, ये तो खमेनी था जिसकी डेथ हुई, पहले खुमैनी था। जो खुमैनी था, दैट खुमैनी then he took power, he assumed power, he became the overall boss, वो बन गए उनके सुप्रीम लीडर। अब हुआ ये कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद जितना भी तंत्र था, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज का तंत्र था, चाहे उनकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का तंत्र था, ये तो शाह के लोग थे। भाई, जो ईरान का शाह था जो भाग गया था 79 में, ये तो उनके लोग थे। तो खुमैनी ने ये बोला कि यार मेरे लोग कौन है? अचानक कोई भी ऐसी अपनी फौज को तो ये नहीं बोल सकता कि चलो कल से तुम्हारी कोई नौकरी नहीं है, तुम भाग जाओ यहां से। ऐसा तो नहीं कोई बोल सकता। तो फौज तो आपको रखनी है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, यू डोंट हैव अ चॉइस। तो उन्होंने बोला कि साहब, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि अपने लॉयल बंदे हम लेकर आए, और जिनको हम बोलें कि ठीक है, जो नॉर्मल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है कंट्री का, कि आपका एडवाइजर है या आपका कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट लेवल का बंदा है, आपका प्रेसिडेंट है, उन सब से दूर एक पैरेलल रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा करो। पहली चीज जो कि शाह के समय नहीं था, एक पैरेलल रिलीजियस स्ट्रक्चर खड़ा करो, और उस रिलीजियस स्ट्रक्चर का हेड बनेगा खुमैनी, और खुमैनी के डेथ के बाद खमेनेई, फिर उसके बाद मुश्तबा खमेनी। आपको पता है, यू नो।
वो जो रिलीजियस स्ट्रक्चर है उसके नीचे आप रखो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर को। तो एक नई फोर्स बनाई गई और बनाने के बाद नई फोर्स तैनात की गई। इस फोर्स को पावर दिए आर्मी नेवी एयरफोर्स से कहीं ज्यादा, और इनको बोला कि आपका नॉर्मल फौज से कोई लेना देना नहीं है, आप डायरेक्टली खुमैनी के साथ काम करेंगे। इनको पॉलिटिकल पावर दिया, इनको डिसीजन मेकिंग की अथॉरिटी दी, और ये बड़े लॉयल ट्रूप्स बन गए खुमैनी के। मेन काम दोस्तों आईआरजीसी का क्या था? इस रेजिम को बचाना, यानी कि जो पूरा ये तंत्र है इसको बचाना, ये इनका मेन काम था। इनके अगर 5-10 काम हैं, इनकी 5-10 ड्यूटियां हैं, उसमें से सबसे ऊपर सरे फहरिस्त ये है कि आपको रेजिम को बचाना है। और रेजिम है क्या? बेसिकली रेजिम का हेड है खुमैनी, पहले खमेनेई आज की तारीख में, उसको बचाना है। और इसीलिए इस ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया, इसी की उन लोगों ने ट्रेनिंग ली, इसी की शपथ ली, इसी के लिए वो लोग कार्यरत हैं। पहला काम, ये पहले काम में आईआरजीसी चूक गई। 28 फरवरी को अमेरिकन और इजरायली आए और खमेनेई को मार दिया, और साथ में कई और लोगों को मार दिया, लेकिन खमेनेई को मार दिया। इसीलिए आप देखते हैं कि ईरान साइन करता है कागज में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज चले जाएं, कोई बात नहीं, हम अग्री करते हैं, 60 दिन तक हम नाम भी नहीं पूछेंगे यार, जिसको जाना है जाओ, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं जाना है वी डोंट केयर, हम जो भी करेंगे 60 दिन के बाद करेंगे, और वो अमेरिका और हम लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि 60 दिनों के बाद क्या होता है। ये साइन करा। साइन किसने किया? एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की ओर से, एक तरफ मसूद पेजेश्कियां ईरान की ओर से, दोनों अपने अपने देश के प्रेसिडेंट, दोनों सीनियर मोस्ट पीपल। अब चक्कर यह हो जाता है दोस्तों कि सड़क पे लोग ईरान की सड़कों पे लोग उतरना शुरू हो जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या बात है यार, जिस आदमी ने खमेनेई को मारा तुम उसके साथ हाथ मिला रहे हो, तुम तो गद्दार हो, तुम तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, तुम तो बुरे आदमी हो। ये कह रहे हैं अब्बास अरक्ची को, फॉरेन मिनिस्टर, ये कह रहे हैं गालिबाफ को, यानी कि पार्लियामेंट के स्पीकर को, ये कह रहे हैं मसूद पेजेश्कियां को, अपने राष्ट्रपति को, कि तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तुमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आज की तारीख में ये जो डिफिकल्टी आ रही है दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, इसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि जिन लोगों ने डील साइन करी, जिन लोगों ने स्विट्जरलैंड में जाकर डील साइन करी, वो लोग वो नहीं है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करते हैं। इन्होंने डील तो साइन कर दी, यस तो इन्होंने बोल दिया। अमेरिका में लोगों को यह लगा कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को यस बोलना है तो पूरा तंत्र यस बोलेगा, उसी तरीके से ईरान में मसूद पेजेश्कियां ने यस बोला तो पूरा तंत्र यस बोलेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वहां पे भाई ने यस बोला, आईआरजीसी ने नो बोल दिया। मसूद पेजेश्कियां ने यह बोला कि 60 दिन तक जहाज आएंगे, राइट, डन, साइन कर दिया। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या करना है, उसके दौरान डिसाइड कर लेंगे। 60 दिन के बाद एक नई रेजीम जो है वो प्लेस में आ जाएगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरीके से चलाना है। यहां पे जो जहाज आ रहे थे जिनके ऊपर हमला हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, वो ओमान के पानी में थे, वो ईरान के पानी में नहीं थे। लेकिन ईरान कहता है इससे हमें क्या मतलब है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ओमान का पानी हो, किसी का पानी हो, चलेगी ईरान की, मारी मिसाइल। ये लड़ाई दोबारा शुरू हो गई दोस्तों। तो मैंने सोचा आपको बैकग्राउंड बता दूं किस तरीके से इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने यूएस की खुफिया एजेंसी सीआईए को यह बोला है कि ट्रंप की जान लेने के चक्कर में, और ये आज से लेने के चक्कर में नहीं है ईरानी, ये बहुत पहले से दोस्तों, बहुत पहले से, जब उस रात 3 जनवरी 2020 की वो ठंडी रात के 1 बजे, जब एक हेलफायर मिसाइल गई थी उस एसयूवी के अंदर, जिसके अंदर बैठा था जनरल कासिम सुलेमानी। ये पूरा का पूरा मामला जो चल रहा है, ये क्या मामला चल रहा है ईरान का, ये बहुत पेचीदा मामला है। जो मीडिया है ना, मीडिया आपको बताता सब कुछ है, मीडिया विल टेल यू एवरीथिंग, लेकिन मीडिया का, जो टेलीविजन का खासतौर से एक ऐसा तंत्र है, यहां पे एनालिसिस के लिए टाइम नहीं है। एक के बाद एक खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो उस ब्रेकिंग न्यूज में जो खबर एक्चुअली है, उसके अंदर की जो परत है वो देखने को नहीं मिलती, क्योंकि जब तक आप एक खबर समझते हैं, जब तक 4 खबरें और आ चुकी होती हैं। आज शाम का द चाणक्य डायलॉग्स देखना मत भूलिएगा, आपको मजा आ जाएगा।